व्यक्ति का आईक्यू उसके सुपर ईगो पर हावी होने की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, ऐसा क्यों? इड हावी होने का प्रयास करता है या इड तो हमेशा से रहता ही है मजबूत? इड तो प्राकृतिक है, मजबूत रहता है। सुपर ईगो कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, और जब जब सुपर ईगो कमजोर पड़ता है तब तब इड का हावी होना ज्यादा विजिबल हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सकारात्मकता के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाते हैं, जबकि नकारात्मकता स्वाभाविक प्रतीत होती है। नकारात्मकता का संबंध इड से है, सकारात्मकता का संबंध सुपर ईगो से है। इड और सुपर ईगो में कौन सी चीज स्वाभाविक है? इड है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक रूप से हम स्वार्थी हैं, बुरे हैं। हॉब्स क्या बोल रहा था? यही तो बोल रहा था। और हम अच्छा होने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छाई भी स्वाभाविक है। जब जे.एस. मिल को पढ़ेंगे तब देखेंगे उनका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है। उनका कहना है कि जितनी स्वाभाविक बुराई है उतनी ही स्वाभाविक अच्छाई भी है। वो वैचारिक मतभेद है, वहां देखेंगे। आपने आईक्यू की गणना के लिए जो फार्मूला बताया था उसके अनुसार तो किसी व्यक्ति के आईक्यू में परिवर्तन हो सकता है। अगर उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग को आधार बनाया जाता है तो क्वेश्चन के चेंज होने के साथ ही व्यक्ति के आईक्यू में बदलाव आ सकता है। इसको स्पष्ट कर दीजिए कि आईक्यू चेंज हो सकता है या नहीं। देखो, अगर टेस्ट ठीक तरीके से कंडक्ट हुआ है तो आईक्यू में चेंज वो नेग्लिजिबल सा होगा। इसे यूं समझें कि जैसे मान लीजिए कि आईक्यू के 10 टेस्ट हैं, आईक्यू के हजारों टेस्ट हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे ना गूगल पे और लिखेंगे आई वांट टू टेस्ट माय आईक्यू, तो 5000 क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएंगे। उनमें से कोई भी एक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस में 80 स्कोर जिस व्यक्ति का है, 15 साल की उम्र के व्यक्तियों का एवरेज स्कोर 80 है, ठीक है। और 20 वालों का 85 है, 25 वालों का 90 है। मान लीजिए आपने उससे सॉल्व किया, आपकी उम्र है केवल उस समय 10 साल, लेकिन आपका स्कोर आ गया है 90। तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि 25 साल की उम्र के व्यक्ति औसत रूप से 90 नंबर लाते हैं, तो आपकी मेंटल एज 25 मानी जाएगी, ठीक। क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, गुणा 100 कर देंगे तो आपका आईक्यू स्कोर क्या हो गया? 250 हो गया। अब आप कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा पेपर है, थोड़ा सा आसान पेपर है। आसान पेपर में क्या होगा कि 25 साल के व्यक्तियों का स्कोर 100 के आसपास आएगा, 98 आएगा एवरेज स्कोर। 15 वालों का एवरेज स्कोर 88 हो जाएगा, ये मान लीजिए 93 हो जाएगा या 94 हो जाएगा। और जब आप 10 की उम्र में ये वाला पेपर करेंगे, थोड़ा आसान वाला, तो आप इसमें 100 के 100 नंबर लेंगे और 100 नंबर लाएंगे तो भी क्या होगा? इस पेपर में 100 का स्कोर किस मेंटल एज के बारे में है? 25 की है। टफ पेपर में 90 का स्कोर 25 के मेंटल एज के बारे में था, आसान पेपर में 100 का स्कोर होगा। इसलिए हर पेपर के हिसाब से देखा जाता है कि इस पेपर में गिवन टाइम में कितना स्कोर किस मेंटल एज के बारे में डिनोट करता है, संकेत करता है। स्पष्ट है पूरी बात यहां तक की? तो वहीं से आगे बढ़े। हाँ, एज के हिसाब से आईक्यू चेंज होता ही होता है, लेकिन हम आईक्यू का परीक्षण करते हमेशा उस एज के हिसाब से है, जिस एज का व्यक्ति है उसके हिसाब से करते हैं। हाँ, एक एज के बाद 20-25 के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, लेकिन छोटे बच्चों की आईक्यू को टेस्ट करते हुए हमेशा उनकी एज को ध्यान रखना जरूरी होता है। 25-25 के बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपका, मतलब उसमें अगर क्वेश्चंस की नेचर ऐसी है जो आपकी अभ्यास से बेहतर हो जाएंगे तो आईक्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, वरना बहुत फर्क उसके बाद नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट या बुद्धि का विकास पूरा हो चुका होता है, ठीक है। एक्टिंग किस में आएगा? किस इंटेलिजेंस में आएगा? एक्टिंग मतलब उसमें जो बॉडी वाला हिस्सा है तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएगा, क्योंकि एक अच्छा एक्टर क्या होता है, उसके मन में इमोशंस नहीं है किंतु उसकी बॉडी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है, तो उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल, अपना बॉडी के माध्यम से काम करवाने की क्षमता बाकी लोगों से बेहतर है। भाषा भी काम करती है, लेकिन भाषा जो एक्टर एक्टिंग करता है वो भाषा अपनी बोलता है या लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहा होता है? तो लिखे हुए डायलॉग्स बोलने में कौन सी भाषाई बुद्धिमत्ता चाहिए? भाषाई बुद्धिमत्ता का मतलब नई भाषा
नए शब्द नए वाक्य का निर्माण करना, उस सेंस में है। चलिए देखिए, आईक्यू वाली जो बात थी वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आईक्यू के बारे में जब पढ़ लिए तो अब थोड़ा सा ये समझे कि आईक्यू से किसी समाज के स्कोर्स का डिवीजन कैसे पता लगता है, और फिर आईक्यू की 3-4 बातें करके फिर आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर, जो हमारा पाठ्यक्रम है। आईक्यू का एक ही प्रश्न अब तक मैंने देखे आपके पेपर्स में, वो है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। किसकी थी वो थियरी? महात्मा गांधी, हॉवर्ड गार्डनर, हाँ, जिसने 8 पर करा था ना, वही वाले जहाँ था। देखो आईक्यू का क्या होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये आइडिया रहे कि आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किसी समाज में कैसा होता है। इसको जुड़े हुए कई सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वेतों का आईक्यू श्वेतों की तुलना में कम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का आईक्यू पुरुषों की तुलना में कम होता है। ऐसी बातें खूब प्रचलित हैं, ऐसा नहीं कि ये बात कहने के लिए कही जा रही है, इसमें खूब डिबेट है इस बात पर। तो मैं चाह रहा हूं कि आईक्यू के बारे में 3-4 मोटी मोटी बातें आपको बता के फिर आगे बढ़ें, ताकि एक कंसेप्ट आपका मजबूत रहे, कभी सवाल आ जाए इंटरव्यू में ही तो आप जवाब दे सके। जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कर्व बनती है इसके लिए, और उस कर्व को कहा जाता है द बेल कर्व। इस तरह से कर्व बनती है, और जब भी आप कहीं शब्द पढ़ें बेल कर्व, द बेल कर्व, इसका मतलब है कि हम आईक्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की बात कर रहे हैं। और इस पर खूब किताबें लिखी गई हैं द बेल कर्व के बारे में। बेल कर्व में आप मान सकते हैं कि ये जो है, ये स्कोर है आईक्यू का स्कोर, इंटेलिजेंस का स्कोर। तो आईक्यू इधर 0 मान लीजिए, यहां 180 के आसपास मान लीजिए। तो 0 से 180 की तरफ अगर आईक्यू का स्कोर लेके चलें, और इधर आप मान सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति कितने होते हैं, ये यहां मान लेते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं इसको 2 मान लीजिए, और बहुत जल्दी जल्दी करते करते आपको यहां पर मान लेना होगा 50, 2 से 50 तक की यात्रा। और ये परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूं, 2% के आसपास से शुरू करके, शुरू तो 0 से होगा, लेकिन जहां ये नीचे का लेवल दिख रहा है उसको 2 मान लेंगे लगभग, और जहां हाईएस्ट लेवल दिख रहा है उसको 50 मान लेंगे। तो ये बेल कर्व आपको समझ में आ जाएगी कैसे इंटेलिजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन समाज में होता है। अब देखिए, क्योंकि हर समाज का आईक्यू टेस्ट एक खास है, तो मनोविज्ञान के लोगों ने एक औसत निकाल ली है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, देखिए 2 वाक्य पे गौर कीजिए। पहला, किसी भी सोसाइटी में टेस्ट करेंगे रिजल्ट सेम आएंगे, चाहे स्वीडन हो चाहे बुरुंडी हो, रिजल्ट सेम आएंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों समाजों की औसत बुद्धिमत्ता बराबर होगी, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के लोगों ने एक सामान्यीकरण किया हुआ है। सामान्यीकरण ये है, अगर उसको मैं टेबल की फॉर्म में कहूं, तो एक स्कोर की रेंज है 90 से 109 आईक्यू स्कोर है। और हमने परसों बात की थी कि अगर किसी का जो मेंटल एज है क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो उसका आईक्यू 100 से ज्यादा होगा। अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो उसका आईक्यू स्कोर 100 से कम होगा, इक्वल है तो 100 होगा। ये बात ध्यान है आप लोगों को। तो 90 से 109 का मतलब है कि न बहुत समझदार न बेवकूफ, ठीक स्थिति, औसत स्थिति। इसको हम कहते हैं एवरेज कंडीशन। और एवरेज कंडीशन में किसी भी समाज के 50% लोग फिक्स हो जाते हैं। अब मैं 2 वाक्य बोलता हूं, जरा गौर से बताइए समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं। एक ही टेस्ट को अगर हम स्वीडन में और बुरुंडी में करेंगे तो एवरेज अलग अलग आएगी एकदम। पर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे वो करेंगे एक देश के हिसाब से। तो स्वीडन के 50% लोग जिस स्कोर पर बीच में आएंगे उसको हम वहां का 100 मानेंगे, और किसी दूसरे समाज में जो एवरेज स्कोर आएगा उसको वहां का 100 मान लेंगे। और इसलिए कहते हैं कि दुनिया के किसी भी समाज में आप जब स्टडीज पढ़ेंगे तो रिजल्ट सेम दिखेंगे, जबकि इससे यह निष्कर्ष निकलता नहीं कि सभी समाजों की बुद्धिमत्ता बराबर होती है।
ये वाक्य थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, मेरा ख्याल आप समझ पा रहे होंगे। समझने तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपके पाठ्यक्रम में सीधा है भी नहीं, बहुत तनाव मत लीजिए। सोचिए कि था ही नहीं, शिफ्ट डिलीट मारिए, खत्म कीजिए उसको। ठीक, अब क्या होगा? अब इससे नीचे और इससे ऊपर चल सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो एक लेवल आएगा 80 से 89, एक आएगा 70 से 79, एक आएगा लेस देन 70। ये 3 लेवल्स इसके ऊपर हैं। और यदि आप ऊपर का मतलब सॉरी इससे कम है, अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो 3 लेवल इसके ऊपर आ जाएंगे, उतनी ही रेंज रहेगी। इसको 110 से 119 कर लीजिए, 120 से 129 कर लीजिए, और फिर कर दीजिए 130 प्लस कर लीजिए। ठीक, 50% लोग आ गए 90 से 109 के बीच में, यानी कि समाज के 50% लोग औसत बुद्धिमत्ता के लोग हैं। आपको है ना भोंदू वाला सिद्धांत जो पढ़ाया था, ये जिक्र किया था मैंने बार बार। अब 50 के ऊपर वाला लेवल और 50 के नीचे वाला लेवल, दोनों लेवल्स 80 से 89, 110 से 119, इन दोनों में 16.1% लोग आते हैं। जो ऊपर वाला उसको बोलेंगे हाई एवरेज, जो नीचे वाला उसको बोलेंगे लो एवरेज। एवरेज के आसपास किंतु थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो, इसको बोल देते हैं हाई एवरेज या लो एवरेज। ये 2 लेवल से समझ में आ गया। 16.1% लोग, मैं इसको अगर लिख दूं लो एवरेज कर लीजिए, इसको कर लीजिए हाई एवरेज। मैंने गलत लिख दिया, परसेंटेज एक सीधी मैंने चाहिए थी, अब ठीक कर लीजिएगा उसको। ठीक, अब 70 से 79 जो कि थोड़ा सा कम बुद्धिमत्ता का स्तर है, जो व्यक्ति इस लेवल पे होगा उसके लिए मैथ्स जो होगा टेढ़ी खीर होगी बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कुछ लोग आपके घरों में, परिवारों में, दोस्तों में ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक कैलकुलेशन भी उंगली के बिना नहीं कर पाते हैं। जी, जैसे आप बोलेंगे रात के 11:40 पे अलार्म लगाया था 7.5 घंटे का, बताओ कितने बजे उठेंगे? बोलेंगे रुको 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:40, 6:50, 6:60, 7, 7:10, 7:10 का ऐसे करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बताइए कि आप भी ऐसा करते हैं? आप तो ऐसा नहीं करते भाई। आप में से कितने बच्चों को ऐसा करना पड़ता है? हाथ खड़ा कर, ईमानदारी से कर लीजिए। ऐसे बच्चे 3-4 हैं, कोई बात नहीं। तो हर व्यक्ति गणितज्ञ ही बनेगा तो देश का विकास कैसे होगा? संगीतज्ञ भी चाहिए, कलेक्टर भी चाहिए, ऐसा क्या है? ठीक है, तो जो लोग 70 से 79 या 120 से 129 पे हैं, इनकी परसेंटेज होती है 6.7, दोनों लेवल्स पर 6.7% होता है। इनको कहते हैं कि ये थोड़ा सा सुपीरियर लोग हैं, जो 120 वाले हैं सुपीरियर, और 70 से 79 वाले को बोलते हैं बॉर्डर लाइन केसेस, कि बस बाल बाल बचे हैं, इससे थोड़ा सा और नीचे फिसलते तो मामला फंस जाता। अब जो लेस देन 70 है, जिसका 70 से कम है, उसको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मेंटली चैलेंज व्यक्ति या मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति। मेंटली चैलेंज्ड या मेंटली रिटार्डेड, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो अपने सामान्य क्रियाओं में सक्षम नहीं हैं। इसमें भी कई लेवल्स होते हैं, 25 तक भी होता है IQ, किसी का 20 भी IQ हो सकता है, लेकिन 70 के नीचे कोई व्यक्ति अगर है तो सामान्य समाज से आपको अलग नजर आ जाएगा। उसमें भी 4 रेंजेस है, 70 से 55 है, 55 से 40 है, 40 से 25 है, 25 से नीचे है। जो 40 से नीचे है जनरली वो अपना काम में नहीं कर सकता। आप उससे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जैसे उसे पानी पीना है तो वो उठ के पानी पी लेगा। उसका दिमाग उसको बता ही नहीं पाएगा कि जो प्यास की समस्या है इसका समाधान ये है कि उठो पानी भरो पी लो, वो ये भी नहीं कर पाएगा। जो 55-60 वाला है वो छोटी मोटी नौकरी, चौकीदार कहीं बन जाएगा, कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस फिजिकली प्रेजेंट रहना है। जैसे चौकीदार है, चपड़ासी है, बैठा है, उसे केवल एक काम करना है, बेल बजे पानी लेके चले जाओ अंदर, बस इतना काम कर लेगा। लेकिन उससे ज्यादा ऑपरेशन उसके बस की बात नहीं होगी। और यदि कोई व्यक्ति 130 प्लस है, 130 प्लस वाले को बोलते हैं वेरी सुपीरियर। और वेरी सुपीरियर का मतलब है कि ये व्यक्ति तो, और इसमें ध्यान रखना है, वेरी सुपीरियर की संख्या होती है 2.2%,
और जो लेस देन 70 वाले हैं उनकी संख्या भी होती है 2.2%। ये सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस हर समाज में माना गया है। अब आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो 50 + 16.1, 6.7, 2.2 मिला के हो जाएगा 25। ये 3 मिला के 25 हो गए, ये 50 है ही, तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से इंटेलिजेंस का हो जाता है समाज में। जिस बात पर हमारी पहली क्लास में ठीक ठाक युद्ध जैसा होने लगा था, देखिए आगे है। अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र विशेष में इंटेलिजेंट, जैसे म्यूजिक या बॉडी या लिंग्विस्टिक, क्या वह यूपीएससी में सफल नहीं हो सकता? ऐसे सैंपल्स हर तरह के हैं। कुछ सैंपल्स को देख के लगता है कोई भी सफल हो सकता है, और कुछ को देख के लगता है कोई भी हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है। आपने अपने आसपास 2 एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका हो ही जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। ऐसे लोग देखें कि नहीं देखें? देखें। उनको देख देख के आपको तनाव होता होगा कि यार इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हुआ, ऐसा भाव मन में आता होगा, है ना। लेकिन आपके ही आसपास कुछ ऐसे पीस भी मिलेंगे जिनसे बात करके, जिनको देख के आपको लगेगा कि यार इसका कैसे हो गया, और उस दिन आपको कॉन्फिडेंस टर्म पे आएगा कि इसका अगर हो गया है तब तो मेरा हो ही जाएगा। तो वैसे 3-4 लोगों को ढूंढ के रखिए, उनकी फोटो ले लीजिए, उनसे कमरे में लगा के रखिए, और उससे आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखिए। और यूपीएससी में भांति भांति के लोग सफल हुए हैं, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है किसका होगा। हाँ, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर है तो मेंस में आप झंडे गाड़ सकते हैं। अगर लॉजिकल अरिथमेटिक है तो सीसेट आराम से निकाल सकते हैं, और ये दोनों होनी जरूरी है, वरना पता लगा सीसेट ही नहीं हुआ तो मेंस पे क्या करोगे? पहले सीसेट तो निकालना पड़ेगा ना भाई, क्वालिफाइंग से ही पास तो होना पड़ेगा उसमें। चलिए, जिस बात पर डिबेट हुई थी पहली क्लास में वो ये थी, जिससे आप लोग बहुत परेशान लग रहे थे मुझे, वो ये था कि आईक्यू जन्मजात होता है, इंटेलिजेंस जन्मजात होती है या समाज से आती है। इस पर जो रिसर्च का सार है मैं आपको 3-4 पॉइंट से समझाता हूं, फिर आप बताएं कि जन्मजात है या सीखी जाती है। इसके लिए एक शब्द चलता है मनोविज्ञान में, नेचर और नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है? नर्चर का मतलब होता है पालना, पोसना, पोषण करना। हम कोशिश करके इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं, या नेचुरल तरीके से हमारे भीतर इंटेलिजेंस का एक लेवल फिक्स होता है। ये डिबेट है। देखिए, कोई अगर ये कहे कि इंटेलिजेंस जन्मजात ही होती है तो वो गलत कह रहा है। कोई कहे कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो फलाना होता है, ढिकाना होता है, तुम कोशिश तो करो, इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम कोशिश तो करो। ये सब लफाजी है, लफाजी से कुछ होता है नहीं, सिवाय तात्कालिक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ऐसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना जिसको मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन का मतलब वही हुआ बेसिकली, जो तात्कालिक किस्म का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना है उसका असर 1 से 2 घंटे रहता है। उस 2 घंटे में आप आईएएस से लेकर पीएम तक बन जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद वापस वहीं आ जाते हैं जहां थे। तो ऐसे जो पंपिंग वाला होता है ना, कि पंप किया, फुला दिया गुब्बारा, और बाद में गुब्बारे की हवा निकल गई, तो उसका कोई बहुत महत्व है नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि हम सबकी आईक्यू की रेंज बायोलॉजिकल है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उस रेंज के भीतर हम कितना उसको डेवलप कर लेंगे ये हमारे हाथ में। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने से पहले देखिए स्टडीज किस चीज पर होती हैं। मनोविज्ञान के लोग स्टडी करते हैं जनरली आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर, उससे पता लग जाता है। तो मैं 4 केसेस बता रहा हूं। पहला है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? ऐसे हिंदी बोलो कि वो भी ना समझ पाए जिनके बारे में बात चल रही है। क्या बोल रहे? समरूपी जुड़वा। हाँ, कितना सुंदर तो है, समरूपी जुड़वा, बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल ट्विन्स, इसके 2 वर्ग बना लेते हैं। एक जिनकी परवरिश एक साथ हुई हो, रियर्ड टुगेदर। रियर्ड टुगेदर को आप लिखिए एक जैसी परवरिश, समान परवरिश। और दूसरा हो सकता है रियर्ड डिफरेंटली, या रियर्ड इन डिफरेंट कंडीशंस।
तो दोनों का प्रयोग करके देखा हुआ है। समरूपी जुड़वा बच्चे जो एक ही घर में रहे, एक ही माहौल में रहे। दूसरा ऐसा पेयर कि वो भी समरूपी जुड़वा बच्चे हैं किंतु उनकी रहने की परिस्थितियां न केवल भिन्न हैं बल्कि परस्पर विरोधी किस्म की है, देखा गया। फिर देखा गया सिबलिंग्स। सिबलिंग को क्या बोलेंगे? भाई बहन जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। जो एक ही माता पिता के बच्चे हैं किंतु भिन्न भिन्न समय पे अवतरित हुए हैं, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स, जुड़वा नहीं है। ठीक है। तो सिबलिंग्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है रियर्ड टुगेदर, एक हो सकता है रियर्ड डिफरेंटली। जब भी कोई आपसे पूछे, आप ये 4 तथ्य दे दीजिएगा, एक 5वां और देना है, फिर निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। जो देखा जाता है वो ये कि कोरिलेशन कितना है। कोरिलेशन का मतलब हुआ कि दोनों चीजों में चीजें एक साथ बढ़ना, एक साथ घटना कितना होता है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया। ये सहसंबंध कितनी डिग्री पे है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन 1 होने का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन, 100%। 100% का मतलब 1, और 0 होने का मतलब है कि है ही नहीं कुछ, इन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। तो साइकोलॉजी में 0 से 1 तक की रेंज में कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स साथ साथ पले बढ़े, उनका जो कोरिलेशन है किस चीज का? बुद्धिमत्ता का, आईक्यू स्कोर का कोरिलेशन, वो है 0.9। तो 0.9 से क्या पता लग रहा है? कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स अगर साथ साथ रहेंगे तो उनमें लगभग 90% मामलों में आपको चीजें एक जैसी दिख जाएंगी। ये बहुत ज्यादा नजदीक स्कोर है, और इस वजह से कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका प्रकृति की है। हाँ, 0.9 एग्जैक्ट कितना स्कोर है। जो बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स हैं किंतु पले विरोधी स्थितियों में, उनका जो कोरिलेशन है, विरोधी स्थितियों में होने के बावजूद उनका कोरिलेशन है 0.72। अब इन दोनों तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कि जेनेटिक्स का रोल ज्यादा है या परवरिश का रोल ज्यादा है? यहां तक तो वही दिख रहा है। यानी आईक्यू हमारी कितनी है, इसमें पत्थर उछालने से बात नहीं बनेगी। जो है सो है, हम इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक। एक घर के 2 बच्चे जो जुड़वा नहीं है, जिनकी जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, उन बच्चों में जो बच्चे साथ साथ पले हैं, उनमें जो कोरिलेशन है दैट इज 0.5। अब इससे यह अनुमान हो सकता है कि शायद परवरिश का भी रोल ठीक ठाक हो, हालांकि इनकी परवरिश तो एक जैसी है। तो अगर बच्चे जुड़वा नहीं हैं तो उतनी डिग्री नहीं दिखती है। और जो बच्चे सिबलिंग्स हैं किंतु अलग अलग या विपरीत माहौल में पले बढ़े हैं, उनके बीच का कोरिलेशन है 0.25। इन चारों को मिला के क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कि बायोलॉजी या जेनेटिक्स की भूमिका नहीं है, सिर्फ इसकी भूमिका है, या इसकी व्यापक भूमिका है, हालांकि अन्य चीजों की भूमिका भी है। एक अंतिम निष्कर्ष और है इसमें। एक स्टडी उन बच्चों पर हुई कि मान लो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और किसी वजह से ऐसा हुआ कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाए, उन्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया, किसी पेरेंट्स ने उनको गोद लिया, दत्तक बना लिया। तो पेरेंट्स ऑफ एडॉप्शन, तो आप कह सकते हैं कि जैविक माता पिता की बजाय किसी और माता पिता के द्वारा परवरिश हुई। जैसे भगवान कृष्ण अपने समाज में, कृष्ण जी के जैविक माता पिता कौन थे? देवकी और वासुदेव। और फिर वो पले किसके पास? नंद और यशोदा के पास पले, है ना। तो ये बताइए कि कृष्ण जी का आईक्यू स्कोर इनमें से किसके ज्यादा नजदीक रहा होगा? बताओ, बड़ा टफ क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग मथुरा के आसपास के हैं? हाँ, मथुरा वाले बताएंगे, क्योंकि आपका अपना इलाका है। कौन कौन ने फिर हाथ खड़ा करें? मथुरा वाले। अच्छा, 7-8 लोग हैं। अच्छा, मथुरा से लड़के बहुत कम दिख रहे हैं, 1-2 ही दिख रहे हैं, लड़कियां ज्यादा हैं। गुड। आप मथुरा से हैं? हाँ, बताइए, आप बताइए कि कृष्ण जी का आईक्यू स्कोर किसके ज्यादा
वैसे तो देखो भगवान का IQ स्कोर हम तो क्या नापेंगे, लेकिन हम किस खेत की मूली है जो हम नापेंगे, फिर भी मान लीजिए उन बेशक IQ स्कोर 800 है उनका, कोई बात नहीं, जो भी है। ये बताएं कि उनका IQ स्कोर किसके IQ स्कोर के ज्यादा नजदीक होगा, नंद यशोदा की जोड़ी के या देवकी वसुदेव की जोड़ी के? यशोदा और नंद की जोड़ी के, ठीक है। और आप में से कितने लोग कह रहे नहीं देवकी वासुदेव? अच्छा, गुड। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा संभावना उसी की लग रही है आप लोगों को, है ना? आपको लग रहा है कि जो सारी बात चल रही है ना उससे लिंक वहीं का बन रहा है, तो वही बोलना सेफ रहेगा, इसलिए आपको लग रहा है। आप लोग एकदम ठीक कह रहे हैं जिन्होंने ये बात कही है। ऐसा देखा गया कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बेशक बच्चा दूर रहे, पले बढ़े, बायोलॉजिकल पेरेंट्स फिट नहीं है, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, बच्चा यहाँ है, जीवन भर यहाँ परवरिश होने के बाद भी इसके IQ स्कोर का कोरिलेशन बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा है और एडॉप्शन वाले पेरेंट्स के साथ कोरिलेशन कम है। इस स्टडी के बाद तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। लेकिन ये बात भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि IQ केवल बायोलॉजिकल है। ऐसा होता तो ये 0.9 और 0.72 का जो अंतर है ये कहां से आ जाता, या ये 0.5 और 0.25 का अंतर ये कहां से आ जाता। और इसलिए कहते हैं कि इंटेलिजेंस बढ़ती है, कम भी होती है अभ्यास से, माहौल से। जैसे वेस्ट में, मेरे ख्याल से कौन से देश में, ऑस्ट्रिया में शायद, वो एक संगीतकार हुआ था जिसका नाम मोजार्ट है। ऑस्ट्रिया में हुआ था ना? मोजार्ट के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में आप लोग? मोजार्ट नाम सुना है आपने मोजार्ट का? मोजार्ट वहाँ का एक बहुत ही महान म्यूजिक कंपोजर हुआ है और सैल्जबर्ग एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहाँ का रहने वाला था। बड़ी अच्छी कहानी है उस पर, बड़ी अच्छी फिल्म भी है उसके जीवन के बारे में। और 6 साल की उम्र से ही उसने सिम्फनीज बनानी शुरू कर दी। सिम्फनी मतलब एक, जैसे राग हमारे यहाँ होता है ना, वैसे ही एक कंपोजिशन, उसको सिम्फनी बोलते हैं। और इतना प्रसिद्ध हो गया बचपन में ही कि जो राजकीय संगीत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, राज्य का संगीत प्रमुख, वो उससे हारने लगा। राजा ने सम्मान दिया, ऊंचे ऊंचे पद मिले उसको। और अभी पूरे यूरोप, एक सेंस में अमेरिका वगैरह भी, उसकी सिम्फनीज को सुनना उनके लिए एक जीवन की सबसे अच्छी सुंदर बातों में से एक मानी जाती है। यूरोप में स्टडीज हुई और स्टडीज में एक कंसेप्ट आया मोजार्ट इफेक्ट, जिसका मतलब ये है कि यदि बच्चे को बचपन से मोजार्ट की सिम्फनी सुनाई जाए तो उसके IQ स्कोर में तेज वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्टडीज की गई और उसकी तुलना में कुछ और चीजें की गई, मतलब संगीत की बजाय कुछ और चीजें की गई, तो उस गति से वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्टडीज क्या बता रही हैं कि IQ जेनेटिकली फिक्स नहीं होता, उसमें बढ़ने घटने की संभावना बनी रहती है। तो आज से 7-8 साल बाद जब जरूरत पड़ेगी, मोजार्ट की सिम्फनी अपने घर में लगा लीजिएगा, ताकि अगली पीढ़ी खूब जबरदस्त 250-300 का स्कोर लेके IQ में दिमाग के दरवाजे फाड़ दे एकदम, और कुछ ऐसा करे कि आप भी दंग रह जाए कि क्या कमाल कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो इसका जो निष्कर्ष है एक वाक्य में, वो ये है कि जेनेटिक लेवल पर इंटेलिजेंस की रेंज फिक्स हो जाती है। जेनेटिक लेवल पर हमारी रेंज फिक्स हो जाती है। उस रेंज के भीतर हम कहां से कहां तक की यात्रा करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे माहौल पर, हमारे प्रयासों पर। तो रेंज फिक्स हो जाती है जीन से। जैसे मान लीजिए किसी की रेंज फिक्स हो गई है कि वो 90 से 120 की रेंज है। अब अगर ये कुछ नहीं करेगा जीवन में तो 90 पे अटका रहेगा, बहुत प्रयास करेगा तो 120 तक चला जाएगा। लेकिन 120 के ऊपर जाने के लिए इसके पास जेनेटिक सुविधा नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू ही 130 से करेंगे, क्योंकि जेनेटिकली इतने स्ट्रांग हैं। इसलिए जीन्स की भूमिका ठीक ठाक है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसको तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, इंटेलिजेंस